नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। चलिए डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर। हरियाणा के हिसार में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पुलिस हिरासत को 4 दिन और बढ़ा दिया गया है। उन्हें 17 मई को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद 22 मई को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पुलिस ने जांच के लिए और समय की मांग की। कोर्ट ने उनकी हिरासत 26 मई तक बढ़ा दी है। 33 वर्षीय ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जॉन नामक यूट्यूब चैनल चलाती है, जिसके 3.5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। पुलिस के अनुसार उन्होंने 2023 में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीजा के लिए आवेदन किया था, जहां उनकी मुलाकात दानिश उर्फ एहसान उर रहीम से हुई। इसके बाद उन्होंने अली अहवान, शाकिल और राणा शहबाज जैसे पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया। हिसार पुलिस ने उनके घर से 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, बैंक दस्तावेज और पासपोर्ट जब्त किए हैं, जिन्हें फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है। पुलिस के अनुसार ज्योति ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह 2023 में 2 बार पाकिस्तान गई थी और वहां अली अहवान से मिली थी, जिन्होंने उनके ठहरने और यात्रा की व्यवस्था की थी। हिसार पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत ने स्पष्ट किया कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है जो ये सुझाव देता है कि ज्योति ने रक्षा या राजनीतिक जानकारी साझा की थी। साथ ही उनके किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के अनुसार ज्योति ने दानिश से दोस्ती के बाद धर्म परिवर्तन किया और शादी की। हालांकि पुलिस ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि जांच में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। ज्योति मल्होत्रा की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी भी शामिल है। उनकी वित्तीय लेन देन, सोशल मीडिया गतिविधियां और विदेशी संपर्कों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई परतें अभी खुलनी बाकी है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। 22 मई 2025 को चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोर्ट परिसर को खाली कराया और बम निरोधक दस्ते ने जांच शुरू की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक नोट जारी कर सभी वकीलों और कर्मचारियों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना तुरंत देने का अनुरोध किया। सभी कोर्ट रूम्स को एहतियात के तौर पर खाली कराया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। दोपहर 2 बजे के बाद न्यायालय की कार्रवाई पुनः शुरू की। इस घटना ने न्यायपालिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन SCA-ORA ने न्यायमूर्ति अभय अशोका को उनके सेवानिवृत्ति से पहले एक भावुक विदाई दी। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ न्यायाधीश, अधिवक्ता और कोर्ट स्टाफ उपस्थित थे। न्यायमूर्ति ओका ने अपने संबोधन में सुप्रीम कोर्ट की उस परंपरा पर असहमति जताई जिसमें सेवानिवृत्त होने से पहले न्यायाधीश अपने अंतिम दिन कार्य नहीं करते। उन्होंने कहा, मैंने तय किया है कि मैं अंतिम दिन भी नियमित पीठ में बैठकर फैसला सुनाऊंगा। उन्होंने ये भी बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद वह परामर्श कार्य करेंगे और न्यायिक सेवा के अनुभव को समाज के हित में आगे बढ़ाएंगे। SCA-ORA के अध्यक्ष विपिन नायर ने न्यायमूर्ति ओका को अडिग चट्टान बताया और कहा कि उनकी स्मरण शक्ति, अनुशासन और संवैधानिक दृष्टिकोण प्रेरणादायक है। सचिव निखिल जैन ने कहा कि ओका के निर्णय समाज के ताने बाने में गूंजते हैं और उनकी मानवीयता उन्हें विशिष्ट बनाती है। ये विदाई समारोह न्यायमूर्ति ओका के न्यायिक जीवन और उनके योगदान को सम्मानित करने का प्रतीक था, जिसमें उनकी सादगी, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और संवैधानिक मूल्यों के लिए समर्पण को याद किया गया। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC में 204 रिक्त पदों को 30 सितंबर 2025 तक भर दे। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में हर साल भारी वायु प्रदूषण होता है और ऐसे में इतनी पदों पर खाली रहना गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर समय पर रिक्तियां नहीं भरी गई तो इसे अवमानना माना जाएगा। साथ ही भविष्य में पदों को भरने की प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू करने का निर्देश भी दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति अभय अशोका और न्यायमूर्ति उज्जवल बुरान की पीठ ने
दिया और मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवास की हत्या के मामले में आरोपी और प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के पूर्व महासचिव अब्दुल सत्तार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अभय अशोका और न्यायमूर्ति उज्जवल बयान की पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी विचारधारा के आधार पर जेल में नहीं रखा जा सकता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सत्तार के खिलाफ 71 मामलों का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने माना कि वह अधिकतर विरोध प्रदर्शन से जुड़े थे और सत्तार की हत्या में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं पाई गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रक्रिया ही सजा नहीं हो सकती। खैर, इसी बीच अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट पिंकी मीना को सरकारी नौकरी छिपाने और शैक्षिक अनियमितता के आरोपों पर बर्खास्त करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति बीवी नगररत्ना और न्यायमूर्ति एसी शर्मा की पीठ ने उन्हें वेतन के काल्पनिक निर्धारण के साथ सेवा में बहाल करने का आदेश दिया, सिवाय पिछले वेतन के। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद स्थायी कर्मचारी मानी जाएंगी। पिंकी मीना को 2014 में शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले उन्होंने शिक्षण से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख कानूनी खबरें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।